अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम माहा टीटी 2017 में पूछे गए नफ्सियात के यानी कि सीडीपी के 30 सवालात वजाहत के साथ देखेंगे। लिहाजा 23 नवंबर को आपका इम्तिहान कंडक्ट किया जाएगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी आपके लिए लेकर आया है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज़। जैसा आपका एग्ज़ाम होता है उसी तरीके से आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल किए जाएंगे और साथ में आपको 2000 प्लस क्वेश्चन बैंक भी दी जाएंगी। ये टेस्ट सीरीज़ की खास बात यह है कि आप 4 से 5 दिन में मुकम्मल कर सकते हो और बआसानी इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर सकते हो। टेस्ट सीरीज़ के लिए एक पेपर की फ़ीस 199 है और अगर आप दोनों पेपर ज्वाइन करते हो तो 299 इसकी फ़ीस है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और जल्द से जल्द टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कीजिए और नुमाया कामयाबी हासिल कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर से आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो 15 डेज की बैच स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें आपको डेली वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स आपको ऑल सब्जेक्ट्स के मिलेंगे और 4000 प्लस एमसीक्यू एंड पीवाईक्यूज जो तो आपको दिए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दिए जाएंगे और सिलेबस वाइज जो तो आपको तमाम तर चीज़ें आपकी यानी कि रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको लेक्चर्स अवेलेबल किए जाएंगे। तो एक पेपर की फ़ीस यहाँ पर 499 है और अगर आप दोनों पेपर ज्वाइन करते हो तो 799 इसकी फ़ीस है। और प्लस पॉइंट ये रहेगा कि बैच अगर से आप ज्वाइन करते हो तो टेस्ट सीरीज़ आपको फ्री में अवेलेबल किए जाएंगी। तो फ्रेंड्स, वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि दर्जज़ेल बयानात में से बयानिया तरीके से मुतालिक मुनासिब बयान कौन सा है? नंबर 1, इस्तिदलाली क़ुव्वत का इस्तेमाल अहमियत रखता है। नंबर 2, तशख़ीसी गौर फ़िक्र का रुझान चाहिए। नंबर 3, इल्लत व मालूमात ढूंढने में मफीद। और नंबर 4, तख़य्युल के नए ऐवान खोलना। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 4, तख़य्युल के नए ऐवान खोलना। ये बयानिया तरीके से मुतालिक है, मुनासिब बयान है। अगला सवाल है, दर्जज़ेल में से नफ्सियात से मुतालिक कौन सा बयान मुनासिब नहीं है? तो फ्रेंड्स, ये निगेटिव टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 1 है, तालीमी नफ्सियात मुअल्लिम के तालीमी बर्ताव और तालीमी माहौल का मुताला करता है। तो फ्रेंड्स, ये लिहाजा बिल्कुल सही है। उसके बाद है, तालीमी नफ्सियात तय करती है कि तालीम किस तरह दी जाए, ये भी जो है तो दुरुस्त है। उसके बाद है नंबर 3 कि तालीमी नफ्सियात के नताइज उमूमियत के नज़रिए से बिल्कुल सही और ख़तई होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो है तो दुरुस्त नहीं रहेगा। और लास्ट है, तालीमी नफ्सियात बर्ताव से मुतालिक इल्म है, ये भी दुरुस्त है। लेकिन तालीमी नफ्सियात जो है तो उसके तालीमी नफ्सियात के नताइज उमूमियत के नज़रिए से बिल्कुल सही और ख़तई होते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा, क्योंकि आपको नामुनासिब बयान यानी कि जो बयान मुनासिब नहीं है वो पूछा गया है। अगला सवाल है, तदरीस उम्दा होने के नज़रिए से मुअल्लिम को दर्जज़ेल कौन सी सलाहियतों को फ़रोग़ देकर तदरीस करनी चाहिए? अलिफ, अमल के ज़रिए मुख्तलिफ़ मज़ामीन का नज़्म करना यानी कि प्लानिंग करना। बे, तदरीस की क़दर पैमाइश गैर जानिबदाराना करना। नंबर जीम है, मुताल्लिम का कहना सुनना। यहाँ पर मुताल्लिम से मुराद तालिब इल्म होता है, स्टूडेंट होता है। दाल है, मुताल्लिम और सरपरस्तों से अपनायत का रिश्ता कायम करना, यानी कि तलबा और उनके पेरेंट्स से जो है तो अपनायत का रिश्ता कायम करना, रिलेशन रखना, ताल्लुक़ रखना, इस तरीके से है। लिहाजा इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? ऑप्शन नंबर 1 है, सिर्फ अलिफ बे और जीम। नंबर 2 है, सिर्फ अलिफ जीम और दाल। नंबर 3 है, सिर्फ बे जीम और दाल। और नंबर 4 है, अलिफ बे जीम दाल तमाम। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 तमाम, यानी कि अलिफ बे जीम और दाल तमाम जो है तो मुअल्लिम को दर्जज़ेल में से ये तमाम तर सलाहियतों को फ़रोग़ देकर तदरीस करनी चाहिए। अगला सवाल है, दर्जज़ेल से कौन से सवालात यकीनी तौर पर जवाबी रद्दअमल के सवाल हैं? अलिफ, दासबोत किसने लिखी? बे, गुरूब आफ्ताब पर तबसरा कीजिए। जीम, असर हाजिर की ज़रूरत क्या है वाज़े कीजिए। दाल, महाराष्ट्र का सदर मकाम कौन सा है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यकीनी तौर पर जो जवाब है उसका रद्दअमल यानी कि सवाल यकीनी तौर पर जवाबी रद्दअमल के सवाल है। कौन से सवालात हैं? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लिहाजा अलिफ जो है, दासबोत किसने लिखी, तो ये जवाबी रद्दअमल वाला क्वेश्चन है। और उसके बाद है
कि महाराष्ट्र का सदर मकाम कौन सा है। तो यहाँ पर किसने लिख के और कौन सा है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्टली जो है तो आंसर इसका निकल कर आता है। लिहाजा ये दो करेक्ट रहेंगे, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर रहेगा। बट गुरूब आफ्ताब पर तबसरा कीजिए, तो ये क्या कहेंगे इसको, वाज़े तौर पर जो है तो बतलाना रहेगा, वजाहत वाला क्वेश्चन रहेगा। और असर हाजिर की ज़रूरत क्या है, वाजे कीजिए, तो ये वजाहत वाला क्वेश्चन है। ये जो है तो यानी कि ज़्यादा इसमें वजाहत करना होती है। बट रद्द अमल वाला जो क्वेश्चन है, यानी कि डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन जिसको कहते हैं, लिहाजा वो अलिफ और दाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनफवान शबाब में लड़के और लड़कियों के हार्मोन के इखराज से दर्ज झेल से कौन सी तब्दीलियाँ रोनुमा होती है। तो फ्रेंड्स ये नफ्सियात का जो यानी कि टॉपिक है, जो डीएड या बीएड में जो नफ्सियात किताब होती है उसमें से जो है तो पूछा गया है। लिहाजा अलिफ है, जिस्मानी तब्दीली तेज़ी से होती है। बे है, उनकी जहनी सेहत में बिगाड़ के इम्कानात होते हैं। जिम है, ज़ाती तस्कीन के आला वसीले के तौर पर नुक्स राह इख्तियार करने के इम्कानात होते हैं। और दाल है, नापायदारी पैदा होती है। तो फ्रेंड्स उनफवान शबाब से रिलेटेड जो है तो क्वेश्चन पूछा गया है। लिहाजा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सिर्फ अलीफ बे और जीम। ऑप्शन नंबर सेकंड है सिर्फ अलीफ बे और दाल। ऑप्शन नंबर थर्ड है सिर्फ अलीफ जीम और दाल। और लास्ट ऑप्शन है अलीफ बे जीम दाल तमाम। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा कि ये तमाम तर जो तब्दीलियाँ हैं ये उनफवान शबाब में लड़के और लड़कियों के हार्मोन के इखराज से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनाव के अक़साम और उसकी मिसालों की मुनासिब जोड़ियों का सही मुतबादिल कौन सा है। अब यहाँ पर जो है तो तनाव के अक़साम दिए गए हैं और यहाँ पर मिसालें दी गई हैं। तो फ्रेंड्स जिस्मानी तनाव है, उसके बाद है माहौली तनाव, नफ्सियाती तनाव और समाजी तनाव। उसी तरीके से किसके मिसालें हैं, मायूसी, पड़ोसियों से अच्छा ताल्लुक़ात ना होना, हवाई आलूदगी और अधूरी नींद। तो फ्रेंड्स जिस्मानी तनाव जो होगा वो किसकी वजह से होगा, हम और आप सब जो है तो इससे बखूबी वाकिफ़ हैं। अधूरी नींद से जो है तो जिस्मानी तनाव होता है। उसके बाद है माहौली तनाव। अब माहौली तनाव से मुराद जो है तो हवाई आलूदगी होगा, माहौल से रिलेटेड। उसके बाद जो है तो नफ्सियाती तनाव जो होता है वो मायूसी से होता है। और समाजी तनाव जो होता है माहौल में रह कर के, जो समाज में हम रहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग पड़ोसियों से अच्छा ताल्लुक़ात ना होना, ये जो है तो समाजी तनाव की मिसालें। अब ये जो आपको ऑप्शंस टिक किए हुए नज़र आ रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल में बच्चों की नशोनुमा से मुतालिक कौन सा बयान मुनासिब है। नंबर 1, बच्चों की नशोनुमा के मुख्तलिफ पहलू एक दूसरे पर मबनी होते हैं नहीं होते। नंबर 2 है विरासत की वजह से मुंतकिल शुदा खूबियों और ख़ामियों का असर बच्चे पर होता है। नंबर 3, बच्चे की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे नशोनुमा की रफ्तार बढ़ती है। और नंबर 4, मुख्तलिफ हालात और माहौल में परवरिश पाए हुए बच्चों की मुख्तलिफ महारतों में यकसानियत पाई जाती है। तो फ्रेंड्स बच्चों की नशोनुमा से मुतालिक कौन सा बयान मुनासिब है। तो यहाँ पर लिहाजा विरासत की वजह से मुंतकिल शुदा खूबियों और ख़ामियों का असर बच्चे पर होता है, ये जो तो दुरुस्त रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरों की सलाहियतों और कमियों को समझना, उन्हें मुनासिब तरीके से समझाना, दूसरों के नज़रिए से गौर फिक्र करना, दूसरों के जज्बात का एहतराम करना, ये तमाम अलामतें दर्ज झेल में से कौन सी जज्बाती सलाहियत की है। नंबर 1 हसासियत, नंबर 2 ज़ाती तहरीक, नंबर 3 ज़ाती ज़ब्त और नंबर 4 ज़ाती तारुफ। तो फ्रेंड्स जो यहाँ पर ज़ाती नज़र आ रहा है ये सेल्फ से रिलेटेड रहेगा, बट दूसरों के तय अपने यानी कि दूसरों के तय गौर फिक्र करना, उनके जज्बात को समझना, उनका एहतराम करना, सलाहियतों की कमियों को समझना वगैरह, तो ये हसासियत जो है तो होता है, यानी कि दूसरों के फीलिंग्स को समझना खैर हसासियत कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर रहेगा, क्योंकि अगर से कोई फ्रेंड हमारा अगर से बैठा है और मायूस है तो उसके चेहरे के तासुरात से हमें समझ में आ जाता है कि क्या जो है तो कुछ ना कुछ जो है तो गड़बड़ है या फिर कुछ वजूहात की बिना पर जो है तो नाराज़ बैठा है।
तो खैर इस तरीके से होता है, लिहाजा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है कि दर्ज झेल मुतवाज़िन शख्सियत की अलामतें, दर्ज झेल मुतवाज़िन शख्सियत की अलामतों में कौन सी अलामत गैर मुनासिब है? तो ये भी निगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर एक है इमदाद बाहमी के जज्बे का शिद्दत पाना। नंबर दो फ़र्द का हालात की मुनासिबत से मुताबिकत करना। नंबर तीन अफराद का सुख दुख, कामयाबी नाकामयाबी, इज़्ज़त ज़िल्लत, इन उमूर पर रद्दअमल। और नंबर चार ऐसे अफराद उनके अगराज, काम करने की सलाहियत और मकासद में मुनासिब रब्त रखते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर तीन, क्योंकि ये जो तो गैर मुनासिब है, अफराद का सुख दुख, कामयाबी नाकामयाबी, इज़्ज़त ज़िल्लत, इन उमूर पर रद्दअमल। तो ये जो है तो दुरुस्त नहीं रहेगा। मुतवाज़िन शख्सियत यानी कि अच्छी शख्सियत से रिलेटेड जो है तो अलामतें पूछी गई है, लिहाजा फर्स्ट सेकेंड एंड लास्ट जो है तो ये मुनासिब है, बट तीसरा जो है तो वो गैर मुनासिब है। अगला सवाल है नफ्सियाती सतह पर अमल मुताबिकत के अज्जा का कौन सा ग्रोह मुनासिब है? नंबर एक तहरीक मायूसी, खुद आगही, ज़ाती तहरीक। नंबर दो तहरीक मायूसी, मुख्तलिफ रद्दअमल और मसले का हल। नंबर तीन तहरीक मुख्तलिफ रद्दअमल, खुद आगही और मसले का हल। और लास्ट है तहरीक मसले का हल, मुख्तलिफ रद्दअमल और ज़ाती तहरीक। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर दो तहरीक मायूसी, मुख्तलिफ रद्दअमल और मसले का हल। अगला सवाल है दर्ज झेल में से किस वजह से तदरीस में जमुद की हालत पैदा होती है? अलिफ है दिलचस्पी का फुकदान, बे है एक ही नुक्ते पर तवज्जो मरकूज़ करना, जीम है महारत की मुश्किल हिस्से का मुताला करना, और लास्ट है मुहर्रिक की शिद्दत में इजाफा करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जमूद की हालत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है और इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है तो दिलचस्पी का फुकदान यानी कि कोई सब्जेक्ट के तय दिलचस्पी ना होना, और ये भी जो है तो जमूद की हालत पैदा करता है। एक ही नुक्ते पर तवज्जो मरकूज़ करना, ये भी हालत जमूद की अलामत है। उसके बाद है महारत के मुश्किल हिस्से का मुताला करना, तो ये भी जो है तो हालत जमूद की अलामत है। और मुहर्रिक की शिद्दत में इजाफा, तो ये जो तो नहीं रहेगा, बट इसके अकॉर्डिंग अलीफ पे और जीम करेक्ट आंसर रहेगा, लिहाजा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के सिर्फ अलीफ बे और जीम इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटी चीज़ों और बड़ी चीज़ों को एक साथ रखने पर छोटी चीज़ों और बड़ी चीज़ों के एक जैसे दो ग्रोह नज़र आते हैं। ये खारजी मोहिज की जमातबंदी के कौन से उसूलों पर मबनी है? नंबर एक ख़र्ब, नंबर दो मुमासलत, नंबर तीन तसलसल और नंबर चार तकमीला। तो फ्रेंड्स ये मुमासलत जो है तो इस पर मबनी है। मुमासलत से मुराद तसलसल जिसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर दो। अगला सवाल है कि दर्ज झेल बयानात में इदराक और मुतखय्यला में दिए गए फ़र्क से कौन सा फ़र्क मुनासिब है? नंबर एक इदराक मारूजियत पर और मुतखय्यला शख्सियत पर मुनहसर होता है। नंबर दो इदराक बेरब्त तो मुतखय्यला बारब्त होता है। नंबर तीन इदराक मुतखय्यला का अक्स नकल होता है। और नंबर चार इदराक से मुराद बामायनी एहसास और साबिक़ा तजुर्बात को दोहराने से मुराद मुतखय्यला। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है तो इदराक मारूजियत पर और मुतखय्यला पर शख्सियत पर जो है तो मुनहसर होता है, ये भी जो है तो दुरुस्त है। और उसके बाद ऑप्शन नंबर लास्ट जो है कि इदराक से मुराद बामायनी एहसास और साबिक़ा तजुर्बात को दोहराने से मुराद मुतखय्यला। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और चार ये दोनों भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है दर्ज झेल माहिर नफ्सियात के मुताबिक हाफिज़े की तारीफ़ों की मुनासिब जोड़ियों का मुतबादिल कौन सा है? अब यहाँ पर जो है तो माहिर नफ्सियात दिए गए हैं और उनकी तारीफ़ें दिए गए, हाफिज़े से रिलेटेड जो तारीफ़ें दी गई है, लिहाजा नंबर एक है यहाँ पर कि वुडवर्थ और मार्कोस, तो इन्होंने क्या तारीफ़ पेश की है। उसके बाद हैं एडगुल, उसके बाद जो है तो मैकडोगल और उसके बाद है स्टाउट। तो इनके मुताबिक जो तारीफ़ें हैं वो हम देखेंगे। तो नंबर एक है कि वुडवर्थ और मार्कोस जो हैं, लिहाजा इन्होंने हाफिज़े की तारीफ़ इस तरीके से बयान की है कि साबिका आमोजिशी अमल की याद दहानी यानी हाफिज़ा, यानी कि प्रीवियस नॉलेज, प्रीवियस जो सीखे हुई चीज़ें हैं, आमोजिश है, आमोजिश कहते हैं सीखने को,
आमोजिशी अमल की याद दहानी यानी कि रिकॉल जिसे कहेंगे, याद दहानी, साबिका मालूमात को दोहराना यानी हाफिज़ा। उसके बाद है एडगल। एडगल ने इस तरीके से तारीफ़ बयान की है कि हाफिज़ा यानी कुव्वत मास्का। कुव्वत मास्का यानी कि स्कीमा जिसको कहेंगे, एक कंसेप्ट जो तो माइंड के अंदर फिट होते हैं उसको स्कीमा कहते हैं, कुव्वत मास्का कहते हैं। उसके बाद है मैकडोगल। मैकडोगल के मुताबिक जो है तो हाफिज़ी की तारीफ़ है साबिक़ा तजुर्बात को इदरा की सतह पर लाने से मुराद हाफिज़ा। और लास्ट है स्टाउट। इसने जो है तो कहा है हाफिज़ी से रिलेटेड कि साबिक़ा तजुर्बात को दोहराने से मुराद हाफिज़ा। तो फ्रेंड्स ये जो ऑप्शंस टिक किए गए हैं, लिहाजा इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर आपका करेक्ट आंसर रहेगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ताकि हमें भी पता चले कि आपकी तवज्जो है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, मसले का तज्जिया करते हुए उसे हल करने का मंसूबा बनाना यानी गौर व फिक्र, इसके लिए दर्ज झेल से कौन सा मुतबादिल लाहक नहीं होगा। ये निगेटिव टाइप का क्वेश्चन है, कौन सा मुतबादिल जो है तो लाहक नहीं होगा। नंबर 1 है लफ्ज़ मुतखयला, तखय्युल, नक्शे वगैरह गौर फिक्र की अलामतें हैं। नंबर 2 है बच्चे हुर्की महारतों की बिना पर गौर फिक्र करते हैं। हुर्की महारत यानी कि फाइन मोटर स्किल जिसे कहते हैं। अब फाइन मोटर स्किल यानी क्या, तो फ्रेंड्स जो छोटी छोटी मसल्स होती है जैसे कि उंगलियों की मसल्स, पैर की उंगलियों की मसल, हाथ की उंगलियों की मसल्स और पलकों की मसल, तो ये फाइन मोटर स्किल रहेगा कि बच्चे हुर्की महारतों की बिना पर गौर फिक्र कर दें। उसके बाद है जैसे कि छोटे बच्चे अलामतों के ज़रिए गौर फिक्र करते हैं। और लास्ट है गौर फिक्र यानी जवाबी रद्दअमल का बर्ताव। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो है तो सही जवाब रहेगा, मसले से मुताल्लिक क्वेश्चन पूछा गया है कि छोटे बच्चे अलामतों के ज़रिए गौर फिक्र करते, ये जो है तो नामुनासिब रहेगा, लाहक नहीं होगा, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं फ्रेंड्स ये हुर्की महारतों की बुनियाद पर गौर फिक्र करते। जैसे कि कोई चीज़ अगर से घर में रखी है नीचे या फिर कोई खिलौना है तो उसको लेंगे, उसको जो है तो चेक करेंगे, इधर उधर देखेंगे, खोलने की कोशिश करेंगे, यानी कि वो गौर फिक्र कर रहे हैं उसके ऊपर, ना कि अलामतों को देखकर। जैसे कि अभी कोई अलामत है, अब रास्ते से जा रहे हैं और जो अलामतें होती है यानी कि अगर से टर्न है तो उसकी अलामत होती है, रास्ते से ब्रेकर वगैरह है तो उसकी अलामतें होती है, तो उसको देख कर के वो समझ नहीं पाता है, बट हुर्की महारतों के ज़रिए बच्चे गौर व फिक्र करते, ये दुरुस्त है। और ऑप्शन नंबर 3 रॉन्ग रहेगा, ये आपका राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है कि तवज्जो मरकूज़ करने के लिए दिलचस्पी अहम रोल अदा करती है, इसके लिए दर्ज झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ भी 3 ऑप्शन करेक्ट रहेंगे और एक रॉन्ग रहेगा, वही आपका राइट आंसर रहेगा। नंबर 1 है दिलचस्पी ये खुदरती अक्स शुदा नहीं होती, यानी कि दिलचस्पी जो है तो खुदरती अक्स शुदा नहीं होती। नंबर 2 है तालिब इल्म में कामयाबी हासिल होने पर दिलचस्पी पैदा होती है, तो ये बिल्कुल दुरुस्त है कि बच्चा जब तालिब इल्म जब कामयाब होता है किसी चीज़ में तो उसकी दिलचस्पी का मज़ाहरा होता है, यानी कि दिलचस्पी का मज़ाहरा करता है, वो खुश होता है। उसके बाद है नंबर 3, जैसे कि अभी टीईटी का एग्ज़ाम है और आप क्वालिफाइड हो जाओगे तो आपको जो खुशी महसूस होंगी तो वो दिलचस्पी से ही जो है तो रिलेटेड रहेंगी। खैर नंबर 3 है कि मौल्लिम की शख्सियत का असर तवज्जो और दिलचस्पी पैदा करने में मददगार साबित होता है, ये भी बिल्कुल दुरुस्त है कि मौल्लिम की जो शख्सियत का असर है तवज्जो और दिलचस्पी पैदा करने में मददगार साबित होता है। नंबर 4 है कि मुख्तलिफ सरगर्मियों का इतलाक़ बच्चों में दिलचस्पी पैदा करते हुए उसे मौल्लिम की तरफ मुतवज्जो करता है, ये भी करेक्ट है, बट दिलचस्पी कुदरती अग़्ज़ शुदा नहीं है, जबकि कुदरती अग़्ज़ शुदा है कुदरती तौर पर जो है तो है, लिहाजा ऑप्शन नंबर 1 ये रॉन्ग है और ये आपका दुरुस्त यानी कि जवाब है। यहाँ पर जो है तो बतलाया गया है कि कौन सा बयान दुरुस्त नहीं, तो ये बयान दुरुस्त नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है दर्ज झेल में कौन सा मुहर्रिक शख्सी मुहर्रिक है। नंबर 1 आराम व नींद, नंबर 2 काम, नंबर 3 दर्ज हरारत पर काबू और नंबर 4 अमल। तो फ्रेंड्स कौन सा जो है तो मुहर्रिक यहाँ पर शख्सी मुहर्रिक है, इस तरीके से पूछा गया है। यहाँ पर जो है आराम व नींद ये जो तो शख्सी मुहर्रिक नहीं है, नंबर 2 काम ये भी नहीं है, नंबर 3 है दर्ज हरारत पर काबू, ये भी जो तो शख्सी मुहर्रिक नहीं है, बट अमल जो है ये जो तो शख्सी मुहर्रिक है।
अगर से किसी को कुछ कहा जाए तो उस पर वो फ़ौरन अमल करता है। तो ये शख्सी मुहर्रिक है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है कि दोनों हालात में महारत, मालूमात, टेक्निक, रुझान वगैरह अज्जा अगर यकसा हों तो एक हालत में हासिलशुदा आमोजिश दूसरी हालत के आमोजिश के लिए मुआविन होती है। यकसा अज्जा का नज़रिया किसने पेश किया? तो फ्रेंड्स, यकसा अज्जा का जो नज़रिया है वो किसने पेश किया? आपने डायरेक्ट जो तो आंसर देना चाहिए। आसान जवाब है। नंबर 1 है जिट, नंबर 2 है वेगले, नंबर 3 है थॉर्नडाइक और नंबर 4 है स्किनर। तो फ्रेंड्स, यकसा अज्जा का जो नज़रिया है लिहाजा वो थॉर्नडाइक ने पेश किया। कि इसने क्या किया था? तो फ्रेंड्स, थॉर्नडाइक ने जो है तो बिल्ली पर जो तो अपना नज़रिया पेश किया, यानी कि तजुर्बा किया था यकसा अज्जा का नज़रिया। उसके बाद स्कैनर जो है तो उसने कबूतर पर जो तो नज़रिया यानी कि तजुर्बा किया था, और उसी तरीके से कोहलर ने चिंपांजी पर किया था, और इस तरीके से जो है थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया था, स्कैनर ने कबूतर पर, और कोहलर ने जो है तो चिंपांजी पर किया था। और उसी तरीके से पाओलो एक माहिर नफ्सियात है जिसने कुत्ते पर जो है तो नज़रिया यानी कि अपना तजुर्बा करके नज़रिया पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। अगला सवाल है आमोजिश की मुंतकली के दिमागी तरबियत के ज़ाब्ते के नज़रिए में दर्ज झेल किन उमूर का शुमार होता है? अलिफ है ज़हनी क़ुव्वतों की आज़ादाना नशोनुमा की जा सकती है। बे है जिस्मानी क़ुव्वतों की नशोनुमा होने पर आमोजिश अच्छी होती है। जिम है इदराक, अंदाज़ा और क़ुव्वत मास्का की नशोनुमा क़वायद की आमोजिश से होती है। तो फ्रेंड्स, आमोजिश यानी कि सीखना होता है, लिहाजा आमोजिश जो अमल होता है वो क्लासरूम में होता है। और इक्तिसाब एक लफ्ज़ आता है, इक्तिसाब, इक्तिसाबी सलाहियत। तो इक्तिसाब जो होता है वो माहौल में रहकर जो तो बच्चा जो चीज़ें सीखता है स्कूल में आने से पहले उसे इक्तिसाब कहेंगे, और स्कूल में आने के बाद जो चीज़ें वो सीखेगा उसे आमोजिश कहते हैं। तो आमोजिश की मुंतकली के दिमागी तरबियत के ज़ाब्ते के नज़रिए में दर्ज झेल किन उमूर का शुमार होता है? लिहाजा यहाँ पर जो है तो जिस ज़हनी क़ुव्वतों की आज़ादाना नशोनुमा की जा सकती है। उसके बाद है जिस्मानी क़ुव्वतों की नशोनुमा जो है तो नशोनुमा होने पर आमोजिश अच्छी होती है। और जीम जो है इदराक, अंदाज़ा और क़ुव्वत मास्का की नशोनुमा क़वायद की आमोजिश से होती है। तो ये तमाम तर जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, लिहाजा इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट और लास्ट जो है तो राइट रहेगा, यानी कि अलिफ और जीम। ये आमोजिश की मुंतकली के दिमागी तरबियत के ज़ाब्ते के नज़रिए में इन उमूर का शुमार होता है। अगला सवाल है दर्ज झेल से कौन से नमूने बर्ताव में तब्दीली के नमूने के ज़ुमरे यानी ख़ानदान में शामिल होते हैं? अलिफ है खुद एतमादी के नमूने, बे है ज़हनी तनाव के नमूने, ज़हनी तनाव कम करने के नमूने, जिम है एहसास कमतरी के नमूने, और लास्ट है मजमूई तलाश के नमूने। तो फ्रेंड्स, नमूनों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से नमूने बर्ताव में तब्दीली के नमूने के ज़ुमरे में ख़ानदान में शामिल होते हैं? ज़ुमरा मीन्स उसके ग्रोह में शामिल होते हैं। लिहाजा यहाँ पर जो है अलिफ के खुद एतमादी के नमूने ये जो तो उसके ज़ुमरे में इनका शुमार होगा। उसके बाद ज़हनी तनाव कम करने के नमूने, इसका भी शुमार होगा। जिम है एहसास कमतरी के नमूने, ये भी जो तो उसमें शामिल होगा। बट मजमूई तलाश के जो नमूने हैं ये उसमें इसका शुमार नहीं होगा। लिहाजा इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है आमोजिशी नज़रियात की ज़रूरत क्यों पेश आती है? अलिफ है अपनी दर्स व तदरीस कौन से उसूलों पर मबनी है? इसको मंतिकी हिमायत करने के लिए। बे है किसी वजह की बिना पर हम तदरीसी तरीके इस्तेमाल करते हैं उसकी मंतिकी हिमायत करने के लिए। जिम है नई मज़ीद मफीद उमूमियत वजूद में लाने के लिए। और दाल है काबिल मुशाहिदा वाक़यात का अंदाज़ा लगाने और बयान करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आमोजिशी नज़रियात की ज़रूरत क्यों पेश आती है, इस पर मबनी क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर
किसी वजह की बिना पर हम तदरीसी तरीके इस्तेमाल करते हैं, इसकी मंतिकी हिमायत करने के लिए ये दुरुस्त रहेगा। अलिफ भी जो तो अपनी दर्स व तदरीस कौन से उसूलों पर मबनी है, इसकी मंतिकी हिमायत करने के लिए ये भी जो तो दुरुस्त है। उसके बाद है नई मज़ीद मफीद उमूमियत वजूद में लाने के लिए, ये भी करेक्ट रहेगा। और दाल जो है तो काबिल मुशाहिदा वाक़यात का अंदाज़ा लगाने और बयान करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये चारों ऑप्शन दुरुस्त रहेंगे। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो है तो राइट आंसर रहेगा, अलिफ बे जीम और दाल। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक के इख्तलाफी नज़रिए यानी कि एसोसिएशन थ्योरी में भूखी बिल्ली पर तजुर्बा करने पर अमल आमोजिश की दर्ज झेल कौन सी खसूसियत वाज़े होती है? नंबर 1 है आमदगी, तहरीक, तैयारी और कमक। नंबर 2 है तैयारी, आमदगी, तहरीक और इयादा। नंबर 3 है तहरीक, शख्सी हरकत, इत्तेफाकिया कामयाबी और कामयाबी से पुख्तगी। और नंबर 4 है आमदगी, इयादा, इत्तेफाकिया, कामयाबी से पुख्तगी। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा तहरीक, तशख़ीसी हरकत। तो यहाँ पर जो तो तशख़ीसी हरकत हैं। और उसके बाद है इत्तेफाकिया कामयाबी और कामयाबी से पुख्तगी। जो भी भूखी बिल्ली थी तो उसके ऊपर जो तो इसने यानी कि तजुर्बा किया था थॉर्नडाइक ने, जैसे कि हमने इससे पहले आपको बताया। खैर ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्ज झेल वसाइल और आलात में से कौन से आलात नाबीना अफराद के लिए मफीद है? तो फ्रेंड्स ये फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ पर मबनी क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 1 है अलिफ है सफ़ेद छड़ी। तो ये नाबीना जो अशख़ास होते हैं, जो शख्सियतें होती हैं, उनके लिए जो है तो सफ़ेद छड़ी इस्तेमाल करते हैं वो। उसके बाद है ब्रेल किताबें, यानी कि जो उभरे हुए यानी कि जैसे कि आप सिक्का है, जो भी 2-5 रुपए का जो सिक्का होता है उसमें उभरा हुआ होता है, उसे ब्रेल कहा जाता है। तो ब्रेल किताबें उनके लिए मफीद होती है। उसके बाद है रहनुमाए खुशखती, और उसके बाद जो है तो अबैकस। तो ये चारों चीज़ें उनके लिए मफीद है। इस वास्ते इसके यानी कि जो नाबिना है, जिनको नज़र नहीं आता है, ऐसे लोगों के लिए ये चारों ऑप्शंस सही रहेंगे। और आपका ऑप्शन नंबर 4 जो तो आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशमूली तालीम में दर्ज झेल में से कौन सा अमर लाहक नहीं होता? तो यहाँ पर जो तो निगेटिव टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा अमर लाहक नहीं होता। नंबर 1 है तालिब इल्म ज़ाती तौर पर आमोजिश करते हैं। नंबर 2 है उसमें मखसूस आलात वसाइल दस्तियाब होते हैं। नंबर 3 उसमें तरबियत याफ्ता मुअल्लिम दस्तियाब नहीं होते। और नंबर 4 है उसमें यानी कि मशमूली तालीम में निसाब तालीम तब्दील होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो तो कौन सा अम्र लाहक नहीं होगा, लिहाजा उसमें तरबियत याफ्ता मुअल्लिम दस्तियाब नहीं होते, जबकि तरबियत याफ्ता मुअल्लिम मशमूली तालीम में। मशमूली से मुराद ही जो तो वही है, मशमूली मीन्स शामिल होना। अब तालीम में कौन कौन शामिल होता है? टीचर्स और स्टूडेंट्स। अगर से तरबियत याफ्ता मुअल्लिम की दस्तियाबी अगर नहीं है तो फिर वो मशमूली तालीम ही नहीं कहा जाएगा। तो इस वास्ते ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है कि आमोजिशी नज़रियात के जदीद नज़रिए उस ज़ुमरे में दर्ज झेल कौन से नज़रियात शामिल हैं? आमोजिशी नज़रियात के जदीद नज़रिए जो है तो इस ज़ुमरे में दर्ज झेल में कौन से नज़रिया शामिल है? अलिफ है स्कैनर का मशरूत अमली नज़रिया। बे है ब्लूम का उबूरी आमोजिश का नज़रिया। जिम है थॉर्नडाइक बाहमी मफरूतियत का नज़रिया। और दाल है बैंडोरा का समाजी मुशाहदे का नज़रिया। तो ये जो तो नज़रियात हैं आमोजिश से रिलेटेड। अब इसमें कौन कौन से यानी कि नज़रियात आमोजिशी नज़रियात के जदीद नज़रिए में शामिल हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ब्लूम का जो उबूर आमोजिश का नज़रिया है वो, और उसके बाद बैंडोरा का समाजी मुशाहिदे का जो नज़रिया है, लिहाजा ये दोनों नज़रियात उसमें शामिल हाल रहेंगे आमोजिशी नज़रियात में। ऑप्शन नंबर बे और दाल ये करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है दर्ज झेल में कौन से बयानात तदरीसी अमल की नौइयत वाज़े करते हैं? अलिफ आमोजिशी रफ्तार तेज़ करने की ताकत तदरीसी अमल में होती है। बे है तदरीसी अमल दास्तां मुनक़िद किया जाए तो वो मसनूई होता है। नंबर जीम है कि तदरीस मुअल्लिम मुताल्लिम और मज़मून के माबैन होने वाला अमल है। और नंबर दाल है
कि मुख्तलिफ तदरीसी महारतों, टेक्निक और तदाबीर का तदरीस में इस्तेमाल होता है। तो फ्रेंड्स, ये बयानात जो तदरीसी अमल की नौइयत वाज़े करते हैं, तो वो कौन कौन से बयानात हैं? तो ये तमाम तर बयानात जो है ये तदरीसी अमल के नौइयत को, यानी कि टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस जो है तो उसको ज़ाहिर करते, वाज़े करते हैं। ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शख्सियत साजी में विरासत की बनिस्बत माहौल यानी कि तालीम और मजहबी व तमद्दुनी माहौल अहम रोल अदा करता है। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंटल मबनी क्वेश्चन पूछा गया है। तजुर्बे के ज़रिए ये राय किसने साबित की? नंबर 1 टी.पी. नयन, नंबर 2 हार्ड और वाटसन, नंबर 3 टॉलमन और नंबर 4 स्किनर। तो फ्रेंड्स, ये जो तजुर्बे के ज़रिए ये जो राय है, लिहाजा ये हार्वर्ड और वाटसन ने पेश की। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल में कौन सी मिसालें इनफरादी इख्तलाफात की पसंद नापसंद के पहलू के मुताबिक है? अलिफ है, मुअल्लिम आम तलबा को मद्देनज़र रखकर तदरीस करते हैं। बे है, बाज़ार में मुख्तलिफ़ कंपनियों के टीवी फ़रोख्त होते हैं। जे में, अच्छे लोगों की सोबत हासिल हो तो बुरी आदतों की शिद्दत कम हो जाती है। और लास्ट है, एक ही गुलकार के कैसेट बाज़ार में फ़रोख्त नहीं होते। तो फ्रेंड्स, इनफरादी इख्तलाफात की पसंद नापसंद के पहलू के मुताबिक कौन सी मिसालें जो है तो यहाँ पर दर्ज झेल में कौन सी मिसालें इनफरादी इख्तलाफात की पसंद या नापसंद के पहलू के मुताबिक हैं? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है मुअल्लिम आम तलबा को मद्देनज़र रखकर तदरीस करते हैं। तो ये इसमें जो है तो इनफरादी इख्तलाफात की पसंद नापसंद के पहलू के मुताबिक है। तो यहाँ पर पसंद नापसंद का कोई मसला ही नहीं आएगा, क्योंकि मौलिम के सामने तमाम तर तालिब इल्म रहेंगे। उसके बाद है, बाज़ार में मुख्तलिफ़ कंपनियों की टीवी फ़रोख्त होते। तो फ्रेंड्स, मुख्तलिफ़ कंपनियाँ यहाँ पर पसंद नापसंद यहाँ चॉइस कर सकते हैं। सैमसंग की है, उस तरीके से जो भी यानी कि बहुत सारे ब्रांडेड होते, तो वो अलग अलग जो है तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मोबाइल है तो एंड्रॉयड वीवो है, उसके बाद जो है तो सैमसंग है, नोकिया है, वगैरह वगैरह। यहाँ पर पसंद नापसंद आएगा। बे जो है तो आपका राइट रहेगा। अब इसमें बे ऑप्शन नंबर 3, 2 और 1 में है। उसके बाद है जीम है, अच्छे लोगों की सोबत हासिल हो तो बुरी आदतों की शिद्दत कम हो जाती है। तो यहाँ पर ये दुरुस्त से पसंद नापसंद का कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि फ्रेंड कौन से किसके कैसे होते हैं ये हमें भी नहीं पता। उसके बाद है दाले के एक ही गुलकार के कैसेट बाज़ार में फ़रोख्त नहीं होते, यानी कि जो भी कैसेट्स होते हैं तो वो अलग अलग होते हैं, वहाँ पर चॉइस आ जाती है। लिहाजा इसके अकॉर्डिंग बे और दाल करेक्ट आंसर रहेंगे। अब दाल जो है तो ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका दुरुस्त जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, गिलफर्ड के मुताबिक दर्ज झेल से कौन से सैरुखी अज्जा जहानत की नौइयत तौज़ही साख्त में पेश करते हैं? नंबर 1 है मवाद ताल्लुक़ तख्लीक, नंबर 2 है अमल ताल्लुक़ तख्लीक, नंबर 3 है ताल्लुक़ इशारा तख्लीक और नंबर 4 है मवाद अमल और तख्लीक। तो फ्रेंड्स, गिलफर्ड ने जो सैरुखी अज्जाए जहानत का नज़रिया जो पेश किया था उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है, और आपका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर लास्ट रहेगा, मवाद अमल और तख्लीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेखा की पैदाइशी उम्र 10 साल है। वो 10 साल के बच्चों की कसौटी के तमाम सवाल हल करती है। 12 साल के बच्चों की कसौटी के 2 सवाल हल करती है और 14 साल के बच्चों की कसौटी के 3 सवाल हल करती है। इस बुनियाद पर सुरेखा की ज़हनी उम्र क्या है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है IQ वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि सुरेखा जो है एक बच्ची है जिसकी पैदाइशी उम्र यानी कि 10 साल की बच्ची है, और 10 साल के बच्चों की कसौटी के यानी कि 10 साल वाले यानी कि उसकी जमात में जो भी बच्चे हैं उनके तमाम सवालात उसको आते हैं। उसके बाद 12 साल की बच्चों की यानी कि उसके बाद की जो 2 जमात अगले यानी कि 12 साल की जो बच्चों की कसौटी के वो 2 सवाल हल करती है, और 14 साल के बच्चों की कसौटी के 3 सवाल हल करती है। इस बुनियाद पर सुरेखा की ज़हनी उम्र क्या होंगी, यानी कि उसकी जो है तो मेंटल एज क्या रहेंगी। अब यहाँ पर जो है तो पैदाइशी उम्र को क्रोनोलॉजिकल एज भी कहते हैं और बायोलॉजिकल एज भी कहते हैं, और ज़हनी उम्र इसको जो है तो मेंटल एज कहते हैं। अब इसको किस तरीके से आपको सॉल्व करना है वो भी हम यहाँ पर बताएंगे। तो ये उसका ज़ाब्ता है, जैसे कि आपके यहाँ पर नज़र आ रहा है।
कि IQ इज इक्वल टू मेंटल एज इज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो इसको आप कैसे जो है तो आपको ज़ाब्ते में रखना है फ्रेंड्स। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे उसकी पैदाइशी उम्र जो है तो 10 साल है, यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज जिसको कहेंगे, बायोलॉजिकल एज 10 साल है। ज़हनी उम्र यानी मेंटल एज उसकी है 14 साल। और 12 साल का यहाँ पर कुछ आएगा नहीं, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पर 14 साल दिया गया है, यानी 12 भी और 14 भी है, तो 14 साल आपको डायरेक्टली ले लेना है यहाँ पर। ये रहा ज़ाब्ता, मेंटल एज है उसकी 14 साल, और बायोलॉजिकल जिसको क्रोनोलॉजिकल एज भी कहते हैं तो फ्रेंड्स मेंटल एज है उसकी 14 साल, और क्रोनोलॉजिकल एज जिसको कहेंगे, सॉरी हाँ जी, बायोलॉजिकल एज क्रोनोलॉजिकल एज है 10 साल इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक सिफर कट हो जाएगा और ये भी सिफर जो है तो कट जाएगा। एक सेकेंड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ना 12 साल भी बतलाया गया है और 14 साल भी बतलाया गया है। अगर से हम इसको 12 साल वाले फॉर्मूले में रख करके देखते हैं कि उसकी मेंटल एज 12 साल और क्रोनोलॉजिकल एज जो है तो 10 साल इंटू 100, इसके अकॉर्डिंग ये एक सिफर कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बचा है और यहाँ पर जो है तो 10 बचे, तो 10 और 12 को ज़र्ब करने पर जवाब 120 आएगा। और उसी तरीके से अगर से 14 साल के इसमें अगर से उसको रखा जाए और उससे उसको ज़रब दिया जाए 14 साल में मेंटल एज में रख करके, ये एक सिफर कट, ये एक सिफर कट, तो यहाँ पर जो तो 140 आंसर आएगा। तो इस तरीके से उसको आपको सॉल्व करना है। और यहाँ पर जो है तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिहाजा उसकी जो उम्र है वो 14 साल है, यानी कि क्योंकि 14 साल के बच्चों की भी जो है तो वो हिसाब सॉल्व कर रही है, यानी कि कसौटी को हल कर रही है, इसके हिसाब से जो है तो इसकी मेंटल एज को हमको 14 ही लेना है। और क्रोनोलॉजिकल एज जो है तो उसकी 10 है, यानी कि जहनी उम्र है उसकी 10। अब इसको ज़र्ब जो है तो 100 से करना है। लिहाजा अब यहाँ पर जो हमने लिया है वो साल लिया है, यहाँ पर जो लिया हमने ये 14 साल है और ये जो तो 10 साल है। अब 14 साल को महीने में अगर कन्वर्ट किया जाए, महीनों में अगर से उसको कन्वर्ट किया जाए 14 साल को, तो हमको क्या करना रहेगा, यहाँ पर 14 को 12 से ज़रब करना रहेगा, यानी कि 12 महीने। तो यहाँ पर 12 चौक 48 के 8, 12 का 12, 12 और 4 16 होंगे 168। अब ये जो है तो 168 हमने महीने लेना है यहाँ पर। और उसी तरीके से 10, ये 10 साल है, 10 साल के जो महीने होंगे वो 120 महीने होंगे और ज़रब जो है तो 100। अब इसको आपको सॉल्व करना है, एक सिफर कट जाएगा, ये एक सिफर कट जाएगा। यहाँ पर जो तो 12 है, 12 महीने बचे, 12 एक का 12, 12 एक का 12। अब 12 में से 16 में से 12 गए तो 4 बच जाएंगे। और यहाँ पर 12 चौक 48 होगा, 12 चौक 48। अब ये जो 14 है ये महीने हैं। अब 14 को 10 से ज़रब करने पर जवाब आएगा 140। अब ये जो 140 है ये महीने निकल कर आए, इसको हमने 12 महीनों से तकसीम करना है तो हमारे साल निकल जाएंगे। तो यहाँ पर 12 महीने से हम उसको क्या करेंगे, तकसीम करेंगे। जैसे कि 12 एका 12, 12 एका 12। अब 12 14 में से 12 गए तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 2। अब 2 यहाँ पर बचे हैं, लिहाजा 12 एका 12 होगा,
और यहाँ पर पॉइंट लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पर 8 बच जाएगा, क्योंकि 20 में से अगर से 12 चले जाते तो 8 बच जाते, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 11 साल 8 महीने। इस तरीके से जो तो आपको उसको सॉल्व करना है, और इस टेक्निक से अगर से आप सॉल्व करते हो तो आसानी से जवाब निकल कर आ जाएगा। हमने सबसे पहले क्या किया है, यहाँ पर उसको साल से महीनों में कन्वर्ट किया है, और कन्वर्ट करने के बाद उसको तकसीम किया है इसी टाइप से, और उसके बाद जो है तो उसको 100 से ज़रब देने पर, यानी कि सब जमा तफरीक ज़रब तकसीम करने पर जो है तो कुल मिलाकर बात यह है कि ऑप्शन निकल कर आएगा 11 साल 8 महीने। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम तर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको समझने में आसानी हो। मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कॉपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।